हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्या चीज है, सबसे पहले इसके बारे में समझिए। मैं सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन लिखाने जा रहा हूं। देखिए, व्हेन ए नॉन स्पॉन्टेनियस redox change become spontaneous by passing electric current, it is known as electrolytic process or electrolysis. This takes place in a cell known as electrolytic cell. अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस redox चेंज स्पॉन्टेनियस redox चेंज में कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रिक करंट पास करने से, तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। मैं ये भी कह सकता हूं कि हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी is changing into chemical energy. समझिएगा कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाए तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। बेटे, वाटर एक कंपाउंड है, NaCl एक कंपाउंड है, लेड ब्रोमाइड एक कंपाउंड है, और कंपाउंड का मतलब होता है कि उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट दोबारा नहीं किया जा सकता। अगर तुम वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालने की कोशिश करो तो इट विल बी ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऐसा आप नहीं कर सकते। आप NaCl में से सोडियम और क्लोराइड निकालने की क्लोरीन निकालने की कोशिश करो, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये ऐसे नॉन स्पॉन्टेनियस redox प्रोसेसेस, जैसे वाटर में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन का निकाल लेना, सोडियम क्लोराइड में से सोडियम और क्लोरीन का निकल जाना, ऐसे प्रोसेस हो जाएंगे। जब नहीं होने चाहिए थे तो कैसे हो जाएंगे? कह रहा है हो जाएंगे अगर आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होके वो केमिकल रिएक्शंस करा रही है, जो केमिकल रिएक्शंस नॉर्मली नहीं होते। मैंने लिखा है कि इट टेक्स प्लेस इन ए सेल नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये एक सेल में होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो पहली बात तो ये कि इस सेल में प्रोसेस कराने के लिए आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में खूब पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइट आर दोज सब्सटेंसेस which completely or partly ionizes in their molten state or in their aqueous phase। जो अपने molten state या अपने aqueous phase कहीं पर भी आयनाइज हो रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
तो सबसे पहली जो बात हमारे पास आती है, दैट इज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, और इस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड लगा दें। बैटरी के पॉजिटिव पोल से और बैटरी के निगेटिव पोल से जुड़ा हुआ होगा ये इलेक्ट्रोड। जो बैटरी के पॉजिटिव पोल से जुड़ा होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, और जो बैटरी के निगेटिव पोल से जुड़ा होगा वो निगेटिव इलेक्ट्रोड। यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, ए पॉजिटिव बी निगेटिव। इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज हो गया, एक में पॉजिटिव चार्ज है, एक में नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्जेस आयंस बनते हैं। जिसमें पॉजिटिव चार्ज है उसको कैटायन कहेंगे। कैटायन विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। Cation moving towards the electrode is known as cathode. This is old definition. Anion will move towards positive charge electrode. Anion moving towards the electrode is known as anode. This is a old definition. नई definition क्या है? Anode is the electrode where oxidation takes place, or cathode is the electrode where reduction takes place. प्रोसेस क्या होगा, मैं दोनों लिख के देता हूं। पहले लिख रहा हूं एट एनोड, बी निगेटिव बी फ्री रेडिकल बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे। ये इलेक्ट्रॉन का निकालना प्राइमरी चेंज, बी फ्री रेडिकल से मिलकर B2 बना ले। तो यहां पे 2 बी निगेटिव बैलेंस कर लो, 2 और 2 इलेक्ट्रॉन, और ये चेंज सेकेंडरी चेंज। दोनों को प्लस कर लो। अगर ये दोनों रिएक्शंस प्लस हो जाएं, बी फ्री रेडिकल से बी फ्री रेडिकल कट गया, बचा 2 बी निगेटिव gives B2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो एनोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। अब जरा ध्यान से, एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा,
एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन निकले बैटरी से होते हुए कैथोड पे जाएंगे और वो तो हम लोग ये कह रहे थे कि कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर 2A पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर A2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2A पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर A2 में कन्वर्ट होगा। ये प्रोसेस क्या कौन सी है, रिडक्शन की प्रोसेस। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटे, रिडक्शन। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ा देख, मैं सबसे पहला आप लोगों को जो एग्जाम्पल दे रहा हूं वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन PbBr2। मोल्टन लेड ब्रोमाइड क्या होता है देखिए बेटे, PbBr2 को मेल्ट किया गया, मेल्ट मोल्टन स्टेट में Pb2 पॉजिटिव बना और 2Br निगेटिव बना। कैटायन जाएगा कैथोड पर, एनायन जाएगा एनोड। इलेक्ट्रोलिसिस कराइए एट एनोड, एनायन जाएगा Br निगेटिव, Br फ्री रेडिकल में निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। इसको कहेंगे प्राइमरी चेंज। Br फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल के साथ Br2 बनाएगा, इसे कहेंगे सेकेंडरी चेंज। रिएक्शन बैलेंस करो, 2Br नेगेटिव gives 2Br रेडिकल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस Br रेडिकल से दोनों Br रेडिकल कट गए, बताओ बचा क्या, 2Br नेगेटिव gives Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन। अगला एट कैथोड, कैथोड पर क्या हो, ध्यान से देखिए कैथोड पर क्या हो, Pb2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Pb मेटल बना लेगा। ये प्रोसेस रिडक्शन का, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो गया और कैथोड पर रिडक्शन। बेटे ध्यान दो, लेड ब्रोमाइड एक कंपाउंड था, वो लेड आयन और ब्रोमीन आयन में आयनाइज कर रहा है, ये बात तो सही, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लेड ब्रोमाइड से लेड निकल जाए और ब्रोमीन निकल जाए, ये बात गलत, ये कंपाउंड की डेफिनेशन के खिलाफ। कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने यहाँ बैटरी लगा दी, इलेक्ट्रिक करंट पास किया थ्रू बैटरी, और हमने एक ऐसा प्रोसेस करा दिया जो प्रोसेस नहीं होना चाहिए।
कौन सा प्रोसेस नहीं होना चाहिए था? PbBr2 का Pb और Br2 में कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। देखो जो सामने मैंने लिखा है वो आयनाइजेशन है, आयनाइजेशन तो होगा, लेड आयन बनेगा, Br आयन बनेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट किए रहेंगे, ये तो होगा, लेकिन लेड निकल के बाहर आ जाए और ब्रोमीन निकल के बाहर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करा के इस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया, ये इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिक करंट रिएक्शन करा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट। मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? यस सर। गुड। अगला electrolysis of water. बेटा water is a weak electrolyte, is a very weak electrolyte. Thus self ionization of water is not possible. आप जानते हो आयनिक इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया था, सेल्फ आयनाइजेशन के लिए Kw का वैल्यू 10⁻⁻14 है, और Kw का वैल्यू अगर 10⁻⁻14 है, इसका मतलब है रिएक्शन नहीं हो रही, प्रोसेस नहीं हो रही, सेल्फ आयनाइजेशन नहीं हो सकता, वाटर H आयन और OH आयन में टूट नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। क्या करें? फॉर इंक्रीजिंग the rate of ionization, we will add a small amount of H2SO4. हम few drops H2SO4 इसमें डालेंगे। अगर एक कंटेनर में जिसमें पानी भरा है उसमें आपने 3 to 4 ड्रॉप्स H2SO4 डाल दिए तो क्या आयनाइजेशन शुरू हो जाएगा? 100%। वो पूरा का पूरा कंटेनर थोड़ा सा एसिडिक साइड भाग जाएगा, तो आयनाइजेशन तो शुरू हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं। आगे क्या हो? H2SO4 डालने पर आयनाइजेशन हुआ, H आयन और SO4 आयन वाटर में आयनाइज हुए, तो क्या वाटर का भी आयनाइजेशन शुरू हो गया? नहीं, थोड़ा सा बढ़ गया रेट, लेकिन वाटर का आयनाइजेशन शुरू नहीं, थोड़ा सा आयनाइजेशन इंक्रीज हुआ। ध्यान से देखिए हो क्या रहा। मैं कह रहा हूं अब हमारा वाटर नहीं है, वाटर में फ्यू ड्रॉप H2SO4 डालने के बाद वो सॉल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट H2SO4 का हो गया। तो जो वेरी वेरी डाइल्यूट H2SO4 हो गया, उसमें से कौन कौन से आयंस रिलीज होंगे? H आयन,
SO4 2 नेगेटिव आयन और वाटर। बेटा हमने वाटर का आयनाइजेशन बढ़ाने के लिए ये काम किया। थोड़ा सा प्रोसेस को समझने के लिए मैं मान के चलता हूं कि वाटर अगर थोड़ा बहुत आयनाइज हुआ होगा, बहुत स्मॉल, तो वो H आयन और OH आयन के फॉर्म में हुआ होगा। बोलो बेटा। मैं पहले कह रहा हूं वाटर आयनाइज नहीं होगा, ये मैं परफेक्ट बता दूं। ये सिर्फ हम अपने समझने के लिए बना के चले कि हमने थोड़ा सा रेट इंक्रीज कर दिया, डाइल्यूट H2SO4 डाल, सॉरी कंसंट्रेटेड H2SO4 की फ्यू ड्रॉप्स डालने के बाद, तो हमारा जो पूरा सॉल्यूशन था दैट विल बिकम वेरी डाइल्यूट H2SO4। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। वेरी, जरा ध्यान से देखिए क्या होगा। एट एनोड both sulfate ion and water will move towards anode, क्योंकि एनायन वाटर में कौन सा पार्ट? OH आयन वाला पार्ट। बट वाटर हैविंग lesser discharge potential मतलब लोअर SRP। SRP समझ रहे हो? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। वाटर का लोअर इन कंपैरिजन टू SO4 2 नेगेटिव। लेस, जिस एनोड पर जिसका लेसर डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा उसका SRP भी लेस हो। तो कह रहा है वाटर हैविंग लेसर डिस्चार्ज पोटेंशियल डिस्चार्जेस एट एनोड। इसका मतलब सल्फेट आयन सॉल्यूशन में बच जाएगा। बेटा डिस्चार्ज पोटेंशियल का 95% हिस्सा SRP पे डिपेंड करता। हाँ 5% पार्ट अलग अलग जो है कंपोनेंट्स पे भी डिपेंड करता। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी यूज की गई, आयन की मोबिलिटी कितनी थी, किस स्पीड से आयन मोबाइल था, कंसंट्रेशन कितना था, इन सब पे भी डिपेंड करता है। लेकिन 95% पार्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल का डिपेंड करता है SRP पर। तो अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का SRP में थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप डिस्चार्ज पोटेंशियल निकाल सकते। तो मैंने बताया जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो एनोड पर जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल एनोड पर कम होगा जिसका SRP कम हो। तो चलिए रिएक्शन होगी कुछ इस तरीके से। 2OH नेगेटिव वाटर का gives H2O plus half O2 प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर क्या निकल जाएगा? ऑक्सीजन। एनोड पर क्या लिबरेट हो रही है? ऑक्सीजन। चलिए एट कैथोड बोथ, दोबारा से H आयन एंड वाटर
क्योंकि वाटर में H भी है, OH भी, रेट ही तो बढ़ाया तुमने। विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, but H having lesser discharge potential, और यहां पर डिस्चार्ज पोटेंशियल कम किसका होगा? जिसका हायर एसआरपी हो, क्योंकि यहां रिडक्शन हो रहा है। तो एनोड पर डिस्चार्ज पोटेंशियल कम उसका होगा जिसका लोअर एसआरपी होगा, और कैथोड पर डिस्चार्ज पोटेंशियल कम उसका होगा जिसका हायर एसआरपी। विल डिस्चार्ज एट कैथोड। 2 H पॉजिटिव इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेंगे और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। रिडक्शन हो गया भाई। सीखिए, एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पर रिडक्शन हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा। एनोड पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट हुई, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। एक बात बताइए, वाटर किस किस से मिलके बना था? अगर आप वाटर की रिएक्शन को ध्यान से देखें तो वाटर की रिएक्शन H2 प्लस O2 या हाफ O2 गिव्स H2O होती है। बेटे, ये रिएक्शन एक्सेसिव टेम्परेचर पर, वेरी हाई टेम्परेचर पर पॉसिबल होती है। हम कहते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क की प्रेजेंस में प्रोसेस हो रही, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहा, करीबन 1100 के आसपास का टेम्परेचर होना चाहिए, तब कहीं जाके ये रिएक्शन हो। क्या कभी आप ये सोच सकते हो कि आप वाटर में से हाइड्रोजन बाहर निकाल लोगे और ऑक्सीजन बाहर निकाल लोगे? वाटर बनने के बाद तो, वाटर एक कंपाउंड है, वाटर बनने के बाद तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कोई प्रॉपर्टी रह ही नहीं जाती। उसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है अपनी नहीं हो जाती। कंपाउंड का मतलब ही यही कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, कंपाउंड की अपनी एक अलग स्पेशल प्रॉपर्टी हो। चलिए, इसका मतलब कंपाउंड को रिवर्स नहीं किया जा सकता। एक बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बना लिया तो दोबारा वाटर को तोड़ के हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बनाए जा सकते। इट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन क्या किया, वाटर को किसी अच्छे इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में थोड़ा सा आयनाइजेशन उसका इंक्रीज किया और एक पर्टिकुलर अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास करा के 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम लोगों ने वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ लिया। एनोड पर ऑक्सीजन मिली, कैथोड पर हाइड्रोजन मिली। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? जल्दी बोलिए। ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस कहलाएगा। एक पर्टिकुलर अमाउंट में 2 इलेक्ट्रोड के बीच मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की और इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। बेटे, यहां पर यही मैं समझाना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है किसी कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में तोड़ लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत प्यारी रिएक्शन है, आप लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। उसमें कई बार क्वेश्चन आता है हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, तो आपको एनोड और कैथोड की जानकारी होनी चाहिए। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन मैं पूछ ही लेता हूं आपसे। आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करा दें
तो अगर सॉल्यूशन कुछ बच जाएगा तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, या खुद वाटर प्रेजेंट होगा उस सॉल्यूशन? जो बचा हुआ सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? ध्यान से देखिए। हाँ बोलो। न्यूट्रल। बिल्कुल गलत, एसिडिक। कैसे? एनोड पर सल्फेट आयन और वाटर दोनों मूव कर रहे थे। वाटर तो ऑक्सीडेशन करके ऑक्सीजन दे रहा है, लेकिन सल्फेट आयन एनोड पर बच गया सॉल्यूशन में। अगर वाटर, जो बचे हुए वाटर में सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो बचा हुआ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक, H2SO4 बन जाएगा भाई। मैं ये भी पूछ सकता हूं कि क्या ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा? जी हाँ, बचे हुए में ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मीटिंग खत्म होने जा रही है बेटे, मैं दूसरा पासवर्ड भेजता हूँ आपको, उससे आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है? ओके। यस सर। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो है अगली इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। हेडिंग डालते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। क्या बनेगा? ध्यान दीजिए। अगर NaCl एक्वस है, देखो बेटा मोल्टन नहीं है, एक्वस है, पानी में डाला। Na आयन होगा, Cl आयन होगा और वाटर। NaCl को पानी में डाला है, थोड़ा सा वाटर का आयनाइजेशन इंक्रीज होगा थोड़ा सा। मैं ये कह सकता हूं अपने समझने के लिए इसको आप H आयन और OH आयन मान सकते, लेकिन ध्यान रखना वाटर आयनाइज नहीं होता। ये हम समझने के लिए कर रहे। चलिए, एट एनोड, एनोड पर एनायंस जाएंगे, बोथ Cl ion and water will move towards anode, but Cl ion having lesser discharge potential discharges at anode। तो रिएक्शन तो कुछ ऐसी हो जाएगी, 2Cl ion Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर एक नोट लिख, जो काफी इंपॉर्टेंट नोट, कि द SRP of Cl ion is greater than that of what? But due to over potential
या बबल्ड वोल्टेज, द डिस्चार्ज पोटेंशियल of Cl ion become less than that of water. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखिए। अभी मैंने पिछले इलेक्ट्रोलिसिस में बताया था कि जिसका एसआरपी कम होगा उसका एनोड पे डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो, याद है? लेकिन यहां पे तो Cl आयन का एसआरपी ज्यादा है, फिर भी एनोड पे डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। हाँ, मैंने कहा था आपसे एसआरपी की वैल्यू सिर्फ 95% डिस्चार्ज पोटेंशियल को वेरीफाई करती है। 5% बाद बाकी और भी फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, मोबिलिटी ऑफ द आयन, कंसंट्रेशन, ये सारे फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सब फैक्टर मिलाकर क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मतलब डिस्चार्ज पोटेंशियल इज ए क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। ज्यादातर एसआरपी देख के हमारा काम बन जाता, लेकिन सॉल्युबल क्लोराइड्स जहां पर होंगे, याद करो, जहां पर सॉल्युबल क्लोराइड्स होंगे वो वाटर के साथ लड़ाई कर लेते। सॉल्युबल, क्योंकि क्लोराइड और वाटर इन दोनों में एसआरपी वैल्यू में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एक का -1.29 है, एक का -1.31, तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। इसलिए जो दूसरे फैक्टर है उनको भी जब प्लस करते हैं तो Cl नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो जाता है। ये सिर्फ सॉल्युबल क्लोराइड्स के लिए है, याद करो। सॉल्युबल क्लोराइड्स ही वाटर के साथ लड़ाई करने के काबिल हैं, बाद बाकी में तो बड़ा डिफरेंस है। तो बाद बाकी हर चीज एसआरपी के बेसिस पर निकाली जा सकती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। सिर्फ यही गड़बड़ है, जहां पर क्लोराइड सॉल्युबल हो जाएगा वहां गड़बड़ हो जाएगी। क्लोराइड वाटर के साथ लड़ाई कर लेगा और जीत जाएगा, जबकि क्लोराइड का एसआरपी ज्यादा होता है वाटर से। तो साइंटिस्ट ये कहना चाहता है कि डिस्चार्ज पोटेंशियल अकेले एसआरपी नहीं है, वो क्यूमुलेटिव फैक्टर है। बट मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम क्या, क्लोराइड को छोड़ दो, क्लोराइड और वाटर में लड़ाई है, बाद बाकी हर जगह आप एसआरपी देख के डिस्चार्ज पोटेंशियल निकाल सकते। एनोड पे जिसका एसआरपी कम होगा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल भी कम होगा, एक्सेप्ट क्लोराइड एंड वाटर। मेरी बात कुछ पल्ले पड़ रही है? हाँ सर। इसी चीज को बबल्ड वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल कहते। चलिए नेक्स्ट। ये तो बेटा एनोड वाली बात है। नाउ एट कैथोड, कैथोड पर क्या हो? बोथ Na एंड वाटर, मतलब वाटर का H आयन वाला पार्ट will move towards cathode, but H ion having lesser discharge potential, मतलब
यहाँ कोई NA plus. प्रॉब्लम नहीं, ग्रेटर एसआरपी। कैथोड पे जिसका एसआरपी ज्यादा होता है उसी का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, विल डिस्चार्ज एट कैथोड। तो बताओ बेटा, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना लेगा? हाइड्रोजन गैस। तो एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होगी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। चलो क्वेश्चन बना देता हूं, और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आप करके दिखाएंगे। मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, नोट के फॉर्म में ही क्वेश्चन बना रहा हूं कि आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, जो बचा है सॉल्यूशन उसकी पीएच क्या होगी बताओ। आप बताइए, एनोड पर क्या निकल गया? क्लोरीन निकल गया। क्या छोड़ गया? वाटर छोड़ गया। कैथोड पर क्या निकल गया? हाइड्रोजन निकल गया। क्या छोड़ गया? सोडियम आयन छोड़ गया। सोडियम आयन पानी में मिलेगा, क्या बनाएगा? Base. NaOH। Base. मैं प्रतिभा, हाँ सर। अगर NaOH बनाएगा तो सॉल्यूशन एल्कलाइन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। pH greater than 14। ग्रेटर देन 7। हाँ अरे सर, सॉरी। कुछ तो सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन 7। गड़बड़ मत करना भैया। अच्छा, और क्या हाँ लिख सकता हूं? pH less than 14. रेड लिटमस will convert into blue। रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो। ये लिटमस टेस्ट तो जानते हो, 7th या 8th में पढ़ाया जाता है, जल्दी बोलो। हाँ सर। हाँ सर। लिटमस पेपर टेस्ट। चलिए, नेक्स्ट। इलेक्ट्रोलिसिस of aqueous copper sulfate using inert electrode, और यहां हम ले रहे हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ध्यान रखिएगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड दोनों ही इनर्ट होते हैं। अब ये क्या नया पंगा कर दिया इनर्ट इलेक्ट्रोड? अब तक तो इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात नहीं कर रहे थे। बात इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि इनर्ट ही ले रहे थे, जितने भी इलेक्ट्रोड ले रहे थे सारे इनर्ट ले रहे थे। मैक्सिमम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लिए हम लोगों ने। अच्छा, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता क्या है? अरे नाम से ही पता चल रहा है, वो इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में टेक पार्ट नहीं करेगा। Those electrodes which do not takes part in electrolytic process are known as inert electrode. Example,
प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब जरा इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं बेटे। एक्वस कॉपर सल्फेट क्या बनाएगा? कॉपर 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, वाटर तो है ही है जिसको कि हम बार बार तोड़ ही लेते हैं H आयन और OH आयन में अपनी समझदारी के लिए। ये बनाएगा। अब जरा समझिए, आप सल्फेट आयन के बारे में डाइल्यूट H2SO4 या वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ चुके, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एनोड और कैथोड पर क्या होगा, जरा ध्यान से देखते हैं। एट एनोड मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ वाटर इज लेस देन सल्फेट आयन। एग्री? यस सर। तो डिस्चार्ज कौन होगा, वाटर या सल्फेट आयन? जिसका Water. डिस्चार्ज पोटेंशियल वाटर, तो लिख सकते हैं 2OH नेगेटिव gives H2O plus half O2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। एनोड पर ऑक्सीजन रिलीज हो जाए। प्रोसेस कैसा हो रहा है? Oxidation. एट कैथोड H आयन और कॉपर आयन, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन इज लेस देन H आयन। क्यों? क्योंकि SRP कॉपर आयन की ज्यादा होती है। हाँ सर। हाइड्रोजन की SRP 0 है, कॉपर आयन की SRP 0.34 है। जिसका SRP Yes, sir. ज्यादा होगा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा कैथोड पर। तो क्या लिख सकते हाँ। हैं? दो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोसेस क्या हो गई? यहां पे भी सॉल्यूशन में सल्फेट आयन बच गया, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के बाद पीएच एसिडिक साइड भाग जाएगा। मेरी यस बात सर। समझ में आ रही है नहीं? क्योंकि वाटर में सल्फेट आयन बच गया, वो इसके पीएच को एसिडिक कर देगा और ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाए। चलिए नंबर नेक्स्ट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous copper sulfate using copper electrode। ध्यान देने वाली बात है, नोट। Cu electrode is attackable electrode and thus takes part in
इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। सर प्लैटिनम के अलावा और कौन से इलेक्ट्रोड मतलब इनर्ट होते हैं? प्लैटिनम है, ग्रेफाइट है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये इलेक्ट्रोलिसिस में टेक पार्ट कर जाते। ओके है। ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक्वस कॉपर सल्फेट है, you have aqueous copper sulfate, आयनाइज करेगा कॉपर 2 पॉजिटिव, सल्फेट आयन और वाटर। अपने लिए ऐसे तोड़ लो। एट एनोड इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा। बोथ sulfate and water will move towards anode, but none of them discharges because copper electrode itself has much lesser discharge potential than both of them, hence copper electrode oxidizes ना तो मेरे बेटे सल्फेट आयन डिस्चार्ज हो पाता है ना वाटर, क्योंकि कॉपर जो इलेक्ट्रोड है वो इटसेल्फ टेक पार्ट कर रहा है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस, अटैकेबल इलेक्ट्रोड, और वो इलेक्ट्रोड खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ी गजब की रिएक्शन हो रही है। ये कॉपर कहां था? एनोड पर। ऑक्सीडाइज हुआ किसमें? कॉपर 2 पॉजिटिव। ये कहां पहुंचा? एक्वस सॉल्यूशन, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल। पूरा प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन। अब जरा एट कैथोड भी देखो। कैथोड पे हम जानते हैं कि डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव इज लेस देन H पॉजिटिव। जानते हैं या नहीं जानते? यस सर। तो आराम से लिख दीजिए, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में कन्वर्ट होगा, और ये कॉपर कहां पे जाके डिपॉजिट होगा? एनोड पर। कैथोड पर। एनोड पर क्यों? अरे कैथोड पर रिएक्शन हो रही है ना, सॉल्यूशन से कॉपर आयन कैथोड पर डिपॉजिट होगा बेटा। हाँ सर। और ये प्रोसेस रिडक्शन की होगी। हो गई या नहीं होगी? यस सर। जरा दोनों प्रोसेस को देखिए। एनोड पर जो कॉपर एनोड था वो ऑक्सीडाइज हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज। कैथोड पर
कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में जो था उसने कॉपर मेटल बनाया कहां? कैथोड पर। ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन की है, ये प्रोसेस रिडक्शन की है। दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन गए, कॉपर आयन से कॉपर आयन गया, बचा क्या? कॉपर एनोड से जाकर कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा। हमारा क्या फायदा हुआ? दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। लिख लेंगे। सॉरी, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। शायद मैंने पहले इलेक्ट्रोकेमिकल बोल दिया। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे, होता क्या है देखो। एक टब में इम्प्योर कॉपर का एनोड बनाया जाता है। इम्प्योर कॉपर का एनोड, एनोड पॉजिटिव चार्ज होगा, बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से लगेगा प्योर कॉपर का पतला सा कैथोड। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस ये पतला हो जाएगा, थोड़ा सा तारवारी बचेगा इसका। और यहां ये प्योर कॉपर का एक ब्लॉक इकट्ठा हो जाएगा। कैथोड पर प्योर कॉपर आ जाएगा और इम्प्योरिटीज एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाएंगी। इसको कहते हैं एनोड मड। अब मड का मतलब तो कीचड़ होता है, तो क्या एनोड का कीचड़ इकट्ठा हो गया? हाँ, लेकिन आप कीचड़ मत समझ लेना, इसके अंदर सिल्वर और गोल्ड जैसी इंप्योरिटीज होती हैं। तो इसको उठा के दूसरी फैक्ट्री में ले जाके और वहां से बाद बाकी इसमें जो भी मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। काफी कॉस्टली होता है एनोड मड। ये बेस्ट मेथड है कॉपर को रिफाइन करने की। वैसे तो मैं आपको मेटलर्जिक ऑपरेशन में ये चीज बताऊंगा, फिर भी थोड़ी सी बातें सुन लो। क्या जरूरत पड़ी कि कॉपर को रिफाइन करना पड़ा इस मेथड से? देखिए, हमारे पास
कॉपर ओर है जिसका नाम है कॉपर पैराटीज। फॉर्मूला है CuFeS2। कॉपर पैराटीज आफ्टर कंसंट्रेशन और याद होगा आपको फ्रॉथ, फ्लोटेशन प्रोसेस, वाटर, पाइन ऑयल, पोटेशियम मिथाइल जेंथेट डाल के हवा पास कराते हैं। फ्रॉथ मतलब झाग, झाग के साथ सल्फाइड और ऊपर आ जाता है। कंसंट्रेशन के बाद जो आपको ओर मिला, उस ओर को ऑक्सीजन के साथ हीट कराते हैं। प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग। बन जाता है Cu2S प्लस FeS प्लस SO2। Cu2S रोस्टिंग प्रोसेस में ही Cu2O बनाता है, SO2 निकालते 2Cu2S प्लस 3O2, 2Cu2O प्लस 2SO2, FeS प्लस 3O2, 2FeO प्लस 2SO2। ध्यान दीजिएगा, ऑक्साइड्स बनने के बाद हम लोग हमेशा रिडक्शन कराते हैं और मेटल निकाल के बाहर कर लेते हैं। रिडक्शन वेरियस प्रोसेस से हो सकता है, कार्बन से हो सकता है, हाइड्रोजन से हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से हो सकता है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल के रिडक्शन कराएंगे। लेकिन कॉपर के केस में कोई भी एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि कॉपर में जो ये कॉपर ऑक्साइड बना, ये पूरा पूरा कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड में नहीं कन्वर्ट हुआ, कुछ बच गया। तो यहां पर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन। ये स्पेशल प्रोसेस होती है कॉपर की मेटलर्जी में। जो Cu2O बना, वो बचे हुए कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके, मतलब एक रिडक्शन है। यहाँ Cu2S खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, सेल्फ रिडक्शन, और बना देगा 6Cu प्लस SO2, मतलब कॉपर मेटल निकल गया। इस कॉपर मेटल को ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है। क्यों? खौलते हुए गरम गरम कॉपर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो अगर खौलता हुआ कॉपर का सरफेस है, उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है, तो ध्यान दो, धीमे धीमे ये ठंडा हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, तो ऊपर फफोले या ब्लिस्टर्स क्रिएट कर देगी। तो हमारा जो ब्लिस्टर कॉपर है, ये इम्प्योर कॉपर। ये ब्लिस्टर कॉपर कैसा है? इम्प्योर कॉपर। अभी इसमें काफी इम्प्योरिटीज, हाइड्रोकार्बन की इम्प्योरिटीज पोलिंग प्रोसेस से दूर कराते हैं, और भी इम्प्योरिटीज अलग अलग प्रोसेस से दूर कराते हैं। फिर भी ये 93-94% से ज्यादा प्योर कॉपर हमको नहीं मिलता। हमको प्योर कॉपर चाहिए 99%। तो चूंकि कॉपर ओर की मेटलर्जी करने के बाद
हमको प्योर कॉपर 99.9% प्योर नहीं मिल पाता, हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है जो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया, हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं जिससे हमको वेरी प्योर कॉपर अबाउट 99 एंड मोर देन 99% प्योर कॉपर इज ऑब्टेन्ड। तो बात है जब कॉपर मिलता है तो उसकी रिफाइनिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जो मिलता है वो ज्यादा से ज्यादा 93-94% प्योर होता है, इससे ज्यादा प्योर नहीं होता। बहुत ज्यादा अगर आपने एक्सेस में बढ़िया से प्रोसेस कराया। वेरी प्योर कॉपर करने निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में इम्प्योर कॉपर का एनोड और प्योर कॉपर का कैथोड लेते हैं। एनोड से कॉपर निकल के कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है और इम्प्योरिटीज एनोड के नीचे एनोड मड के फॉर्म में इकट्ठी हो जाती हैं। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। कॉपर की प्यूरिफिकेशन का ये बेस्ट मेथड है। ये हो गया बेटा आपका इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि मैंने जो आपके कोर्स में थे वो सारे के सारे मैंने आपको करा दिए, और इस बेसिस पर आप किसी भी साल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करके ये बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस आपको एनोड पे मिलेगा और कौन सा सब्सटेंस आपको कैथोड पे मिलेगा। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को फैराडे लॉज पढ़ाऊंगा, ठीक है? यस सर।